जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल में। यूपीटीपीएससी पेट में 80+ मार्क्स स्कोर करें, इस सीरीज़ की आज हम लोग की 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था। अगर हम बात करें इसकी राजधानी की तो राजधानी पाटलिपुत्र थी, भाषा संस्कृत थी, धार्मिक समूह हिंदू धर्म था और शासन पूर्ण राजशाही थी। इन सारी डिटेल्स को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ये सभी जितनी भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एक एक स्लाइड से 10-10 MCQ आराम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया और ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण शासक आता है घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। 280 से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का ये शासक रहता है। ठीक है, इनके बारे में इतनी डिटेल आपको बिल्कुल से पता होनी चाहिए। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक आता है इस साम्राज्य का, वो रहता है चंद्रगुप्त प्रथम। सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बनता है। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी और बात किया जाए गुप्त संवत की स्थापना भी इसी ने की थी और गुप्त संवत की स्थापना की थी 319 से 320 ईस्वी में। इसकी साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और सबसे इम्पॉर्टेंट, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उसकी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी पत्नी देवी का चित्र है। ठीक है दोस्तों, फिर इसका अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका और कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठता है। इसका शासनकाल राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और विंसेंट स्मिथ ने इसे नोबेल की नेपोलियन की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी थी। वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का शौक था। इसके वीणा वादन करते हुए मुहरें भी हमको प्राप्त हुई हैं। तो वीणा वादन कौन सा शासक करता था? समुद्रगुप्त करता था। ठीक है दोस्तों, और हरिशेर इसका एक दरबारी कवि था जिसके द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे हमको समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार, इन सभी के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिशेन था, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी था। ठीक है दोस्तों, ये आपको समुद्रगुप्त की मुहर दिख रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वंश के, इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक की, जो कि है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो यहाँ मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तीनों अलग अलग पर्सन हैं। इन तीनों के बारे में क्या विशेषताएं, ये किस वंश से आते हैं, इनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मुहर। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की। उसने नागवंश, वाकाटक और कदंब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। फिर उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फायान ने 399 से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कला साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बात किया जाए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों की, आप सभी ने अकबर के 9 रत्न पढ़े होंगे, बट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के भी 9 रत्न थे। ये 9 रत्न उसके 9 दरबारी थे, जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही जाने माने प्रख्यात कलाकार थे, प्रख्यात विद्वान थे। अगर हम बात करें इनके नामों की, तो सबसे इम्पोर्टेंट कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर,
वररुचि, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा और भास्कराचार्य उल्लेखनीय थे। ठीक है दोस्तों, तो कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, भास्कराचार्य, ये सभी महान विद्वान, प्रख्यात विद्वान, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। ठीक है, तो इनके नामों को याद रखिएगा। ठीक है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अगले प्रमुख शासक की, जो कि रहता है कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही हमको प्राप्त हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय निवासी विश्वविद्यालय मीन्स फर्स्ट इंटरनेशनल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। नालंदा का अर्थ का मतलब क्या है? नालंदा संस्कृत शब्द नालम प्लस दा से बना है। नालम प्लस दा का मतलब है कमल देने वाली, अर्थात ज्ञान देने वाली। ठीक है, कुमारगुप्त के समय में हुणों का भी हमला हुआ था, तो कुमारगुप्त प्रथम से रिलेटेड इतनी जानकारियाँ आपको बिल्कुल से पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। और ये किस अभिलेख से पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। इस लाइन को तो बिल्कुल से आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड फ्रेम होते रहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इस साम्राज्य का पतन कैसे होता है। गुप्त साम्राज्य का 550 ईस्वी में पतन हो गया। बुद्धगुप्त के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले और हुणों के आक्रमण का ये सामना नहीं कर सके। ठीक है, अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन आता है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और जितनी भी वीडियोज़ मैं प्लेलिस्ट में बनाकर दे रहा हूँ उन सभी को ज़रूर फॉलो करिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।